हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पंजाब कॉमर्स लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। टॉपिक आज के बिजनेस स्टडीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए। इसी टॉपिक से आपके सबसे ज्यादा सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। आइए फटाफट से आज का सेशन शुरू करते हैं। और जी हाँ, आप लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस सेशन को, अगर आप चाहते हैं ऐसे और सेशंस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलते रहें। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपकमिंग यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए एवस्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको एवस्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। Here we have a question. Dash refers to a form of business organization that is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all the risk. तो एक ही इंडिविजुअल है जिसको सारे प्रॉफिट मिलेंगे और सारा रिस्क भी उसी का है। सो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला पर्सन ही सारा रिस्क और सारा प्रॉफिट जो है वो ले जाता है। Joint Hindu family business is governed by, options are Companies Act 1956, Companies Act 2013, Hindu Succession Act 1956 या फिर none of these। जो आपका हिंदू फैमिली बिजनेस है, इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये एक्ट आपका गवर्न करता है किस तरीके से हिंदूज में सक्सेशन और इनहेरिटेंस रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, जॉइंट, डिपेंड्स ऑन दी एग्रीमेंट। देखो, जो आपका एचयूएफ है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उसका मेन पर्सन जो होता है दैट इज कर्ता, और कर्ता की जो लायबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द, ऑप्शंस हैं कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या फिर नन ऑफ दीज। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जो आपके पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज बताता है इन द केस ऑफ अ पार्टनरशिप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। According to section 464 of the Companies Act 2013, maximum number of partners in a partnership firm can be, options are 10, 20, 200 या फिर 100। देखो, अगर आप सेक्शन 464 देखोगे ना, तो इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि आपकी कोई एसोसिएशन और पार्टनरशिप आप बना रहे हो ना, तो उसमें कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं ये आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट आपके रूल्स बना के डिसाइड करेगी, और मैक्सिमम जो मेंबर्स हो सकते हैं वो 100 तक जा सकते हैं। तो लॉ में 100 की लिमिट दी हुई है, बाकी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसमें ये लिमिट आपकी अलग हो सकती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, 100। बाकी अभी प्रेजेंटली कितने अलाउड है, कितने रूल्स में हमें अलाउ किए गए हैं पार्टनर्स, तो ये चीज आपको चेक करनी है, ये आपका होमवर्क है और आपको बाद में कमेंट करके बतानी है। Mr. A allows the use of his name by XYZ firm but does not contribute to its capital. He does not take active part in managing the firm, does not share its profit or loss, but is liable like other partners to the third parties for the repayment of the firm's debts. Mr. A is a, देखो मिस्टर ए जो है उसने अपना नाम दिया हुआ है फर्म को, कोई कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, बट बाकी लोगों को लगता है कि मिस्टर ए पार्टनर है और इसके बिहाफ पे बाकी लोग फर्म के साथ डील कर रहे हैं। तो ऐसे पार्टनर को आप एक्टिव, स्लीपिंग या सीक्रेट पार्टनर नहीं बोलते, ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर जो है वो यहाँ पे बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। The cooperative society is compulsorily required to get itself registered under the कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, 1913, 1915 या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था वो 1912 में आया था। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द, ऑप्शंस आर शेयर होल्डर, मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर प्रमोटर। तो कंपनी का जो भी मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अफेयर्स है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50, 100, 150 या फिर 200।
तो एक प्राइवेट कंपनी के अंदर आपके जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं दे कैन बी अप टू 200, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम आपके 200 तक जा सकते हैं। सो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी 200 का बनेगा। A public company needs to have minimum of dash directors 2, 3, 4 और 5। एक पब्लिक कंपनी के अंदर आपके जो मिनिमम डायरेक्टर्स हैं, देखो मिनिमम डायरेक्टर्स आपके 3 होने चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में और मैक्सिमम आपके 15 होते हैं। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में मिनिमम 2 है और 1 पर्सन कंपनी की बात करें तो वहां पे 1 पर्सन का डायरेक्टर होना जरूरी है। और यहां पे हमारा जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी 3। A private limited company can start a business as soon as it receives the options are certificate of incorporation, commencement, continuation या फिर none of the above। तो प्राइवेट कंपनी अगर आप हैं तो जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है वैसे ही आप अपना जो काम है वो शुरू कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। Which of the following is not a characteristic of company form of organization? तो इनमें से कंपनी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी और कॉमन सील। देखो कंपनी की सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन चलता है, कॉमन सील होती है। कंपनी की जो लायबिलिटी होती है इट इज यूजुअली लिमिटेड लायबिलिटी। आपकी कंपनीज दे आर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, नॉट अनलिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। Railways and Post and Telegraph Department are examples of departmental undertaking, statutory corporation, government company या फिर all of these। अब देखो जो रेलवेज है वो बेसिकली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और पोस्ट और टेलीग्राफ भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही है। अब ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो ये आपके स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये एक मिनिस्ट्री का ही पार्ट बने हुए हैं, एक मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का पार्ट बने हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। A government company means any company in which not less than dash of the paid up capital is held by the central government or by any state government or partly by central government and partly by one or more state governments and includes a company which is a subsidiary of a government company। तो कितनी हिस्सेदारी, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलने के लिए? ये हिस्सेदारी आपकी सेंटर की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, दोनों की मिला के हो सकती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 51% स्टेक आपका गवर्नमेंट के पास होना चाहिए टू बिकम अ गवर्नमेंट कंपनी। Dash are public enterprises brought into existence by a special act of the parliament, departmental undertaking, statutory corporation, government company या फिर all of these। अब स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कई बार पास किया जाता है और नई एंटरप्राइजेस को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC एक्ट के अंदर बनाया हुआ है। तो ऐसे कॉर्पोरेशंस को स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो है वो यहां पे बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। BIFR stands for, options are Board for Indian Financial Recovery, Board for Industrial and Financial Reconstruction, Board for Indian Financial Reconstruction या फिर none of these। देखो जो आपका BIFR है वो आपकी सिख कंपनीज की मदद के लिए बनाया गया था और इसका जो फुल फॉर्म है इट इज बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। सो करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Dash involves the sale of equity shares to the private sector and the public, disinvestment, investment, private placement या फिर none of these। तो आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं वो आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, कि सरकार जो है अपना इक्विटी स्टेक सरकारी कंपनीज में बेच रही है प्राइवेट सेक्टर को, जनता को, इसे डिसइन्वेस्टमेंट यहां पे बोला जाता है। The shares of the government company are purchased in the name of state government, central government, president of India या फिर none of these। देखो जो भी आपकी गवर्नमेंट कंपनीज के आप शेयर परचेज करते हो ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम के अंदर परचेज करते हो, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे नॉमिनल हेड है, जहां भी ऑफिशियली साइन होने होते हैं वो साइन वगैरह उनके होते हैं। सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। इंडिया फॉलोज डैश इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इंडिया के अंदर आपका हमें मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली है,
जैसे आपका रेलवे है, आप कह सकते हैं डिफेंस में काफी हद तक पब्लिक सेक्टर है, न्यूक्लियर में काफी हद तक पब्लिक सेक्टर है, और बाकी काफी सारे एरियाज प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप हो चुके हैं। बट फिर भी अभी इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में ही आएगा, जहां पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों का बोलबाला है। ऑप्शन नंबर सी आंसर यहां पे बनेगा। प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, ऑल ऑफ दीज। तो प्राइवेट सेक्टर में ये सभी आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज में ये सभी आ जाएंगे, सोल प्रोप्राइटर भी, पार्टनरशिप भी, हिंदू फैमिली भी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। Next question is MOU in business stands for, options are memorandum of understanding, memorandum of undertaking, memorandum of underwriting या फिर none of these। तो MOU आपने बहुत बार सुना होगा कि यार दो कंपनीज के बीच में MOU साइन हुआ है। तो MOU is basically a memorandum of understanding। So correct answer हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। Which of the following statements is incorrect with respect to departmental undertakings? These enterprises are established as departments of the ministry and considered part of the extension of the ministry itself. The government functions through these departments and the activities performed by them are integral part of the functioning of the government. They act through the officers of the government and its employees are government employees. They have been constituted as autonomous or independent institutions and as such are independent legal entities. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो आपके पास रहती हैं, जैसे आपके पास रेलवेज है, पोस्ट है, तो ये गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होती हैं। इनके जो ऑफिसर्स हैं आप उनको गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही बोल सकते हैं। इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का ही पार्ट होती हैं। और इसीलिए हमारे पास जो इनकरेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, ये गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है उसी के अंदर काम करती हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। A government company has memorandum of association, articles of association, both या फिर none of these। तो गवर्नमेंट कंपनी जो है इट इज जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, और बाकी कंपनीज के जैसे इसका भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स होता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। Which of the following industries is associated with converting raw material into finished product? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो रॉ मटेरियल को जब आप फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हो, बेसिकली इंडस्ट्रीज जो हैं वो करती हैं, फैक्ट्रीज करती हैं, और ये आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाता है। प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर वगैरह आ गया, और टर्शरी में आपका मेनली सर्विस सेक्टर आता है। Which of the following form part of aids to trade? तो आपकी जो ट्रेड है उसमें कुछ चीजें आपकी मदद करती हैं, उनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोला जाता है। इसमें आपकी बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, तो ये सारी चीजें आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, एड्स टू ट्रेड है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज का बनेगा। An economic activity is an activity that gives a मॉनेटरी रिटर्न, सिग्निफिकेंट रिटर्न, विंडफॉल गेन या फिर गेन। तो कोई भी अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, बी इट अ बिजनेस और अ प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कुछ मॉनेटरी रिटर्न चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। Dash requires special skills and knowledge to be applied by individuals in their respective occupation, profession, business, employment या फिर none of these। यूजुअली प्रोफेशन के केस में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, जैसे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल्स होते हैं और उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कुछ स्किल्स होती है जिससे वो लोगों की मदद करते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। Dash are licensed by the government to accept imported goods for storage until the payment of custom duty। अब देखो हमारे ना कुछ ऐसे वेयर हाउस बने हुए हैं जिसमें आपने बाहर से सामान मंगाया, आप इसमें रख सकते हो, अभी आपको इंपोर्ट पे ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। आपको एक बॉन्ड भर के देना रहता है बैंक गारंटी के साथ, उसके बेसिस पे आप इसमें गुड्स स्टोर कर लोगे, और फिर फाइनली जब आप गुड्स को निकालोगे तब ड्यूटी पे कर देना, या फिर अगर आपको गुड्स को फर्दर एक्सपोर्ट करना है फिर तो ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वेयर हाउसेस को बॉन्डेड वेयर हाउस का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट द कैपिटल रिक्वायर्ड इज। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आप किसी के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, रिक्वायरमेंट तो एम्प्लॉयर को होगी, आपको थोड़ी होगी, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां पे निल होगी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Dash are the risk for which no protection is available, insurable, non insurable, monetary या फिर none of these। तो ऐसे रिस्क जिसके लिए आप कोई भी इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं,
आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क, इनके लिए कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे बन जाएगा। मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉई इन एबीसी कंपनी. He leaked the secret of the company to the competitor, resulting in huge losses to the ABC company. This is an example of risk arising due to dash causes. Economic, natural, human या फिर physical. तो माय डियर फ्रेंड्स, एक एम्प्लॉय ने आपके सीक्रेट्स लीक कर दिए, तो दिस इज बेसिकली अ ह्यूमन रिस्क, ह्यूमन कॉज है आपका रिस्क का। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन का बनेगा। An earthquake occurring in the region damaged the factory outlet of XYZ company. This is an example of risk arising due to dash causes. Natural, economic, human या फिर none of these. तो earthquake का आना is a natural phenomenon. So earthquake is a natural cause of risk. So correct answer is going to be option number A, natural. Which of the following is not a characteristic of the business? इनमें से business का कौन सा characteristic नहीं है? प्रॉफिट अर्निंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो बिजनेस के अंदर आप प्रॉफिट कमाते हैं, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, बट रिटर्न को लेकर कोई श्योरिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर डी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is not an example of primary industry? तो प्राइमरी इंडस्ट्री यूजुअली आपकी जमीन से जुड़ी हुई सबसे पहली इंडस्ट्री है, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ दी रोड्स। अब देखो फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग की बात करें तो दीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, जिसमें आप लैंड से कुछ काम कर रहे हैं, लैंड के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं या फिर फिशिंग का काम कर रहे हैं, तो ये आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं। दे बिकम द बेस फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आप कुछ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके उसको कुछ फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ दी रोड्स जो है उसको आप सेकेंडरी में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है और उससे आप अपनी रोड्स वगैरह को तैयार करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Which of the following industry is concerned with providing services that help in smooth flow of goods and services? Primary industry, secondary industry, tertiary industry या फिर all of these? देखो जो भी आपके सर्विसेज हैं, they form part of the tertiary industry. टर्शरी सेक्टर के अंदर आपके सर्विस सेक्टर आ जाते हैं, जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, सारी सर्विसेज आपका टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Dash are owned and operated by big manufacturers and merchants to fulfill their own storage needs. प्राइवेट वेयरहाउस, पब्लिक वेयरहाउस, बॉन्डेड वेयरहाउस या फिर नन ऑफ दीज। तो ऐसे वेयरहाउस जो कि बड़े मैन्युफैक्चरर ने अपने खुद के बना रखे हैं, जिसमें वो अपना सामान स्टोर करके रखते हैं, तो उसको हम प्राइवेट वेयरहाउस बोलेंगे। पब्लिक, सरकारी तो नहीं है ये आपके प्राइवेट एंटिटी के वेयरहाउस हैं, तो आप इसे प्राइवेट वेयरहाउस बोलोगे। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। वेयरहाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग डैश यूटिलिटी, टाइम, प्लेस, बोथ या फिर नीदर ए नॉर बी। देखो वेयर हाउसिंग जो है वो आपकी टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है कि कोई सामान आपने अभी बना तो लिया, बट अभी इस टाइम पे आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो जब तक आपको उसकी जरूरत नहीं है आप उसको वेयर हाउस में रख सकते हैं, और जब आपको उसकी जरूरत हो जाएगी तो आप उस वेयर हाउस से निकाल सकते हैं। तो वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो आपकी प्लेस यूटिलिटी है, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड्स हैं वो क्रिएट करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान को लेके जाकर। Which of the following is not an example of outsourcing? आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप अपना कुछ काम किसी बाहर वाले को आउटसोर्स कर देते हैं, उससे करवा लेते हैं। A company entering into a contract with the third party for delegating its sanitation and housekeeping functions. तो इसके अंदर तो आप अपना सैनिटेशन का काम बाहर वाले से करा रहे हैं, आउटसोर्सिंग है। A school tying up with some computer training institute to impart computer education to its students. तो यहाँ पे भी आपने कंप्यूटर एजुकेशन का काम आउटसोर्स कर दिया बाहर थर्ड पार्टी को, तो ये भी सही है। A company delegating activities related to recruitment, selection, training, etc. to third party service providers. यहाँ पे भी आपने अपना HR से जुड़ा हुआ काम आउटसोर्स कर दिया थर्ड पार्टी को, तो ये सभी आउटसोर्सिंग के अंदर आ जाएंगे। हमसे पूछ रहे हैं नॉट एन एग्जाम्पल, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। Outsourcing enables a company to concentrate on its dash activities by contracting out dash activities to outsiders. तो आउटसोर्सिंग एक कंपनी को मदद करता है कि जो भी उसका कोर काम है, कोर एक्टिविटीज है, उस पे फोकस करते रहे, और जो भी नॉन कोर काम है वो अपने आउटसाइडर्स को आउटसोर्स कर दें। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कोर, नॉन कोर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पे बनेगा।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर्म पार्ट ऑफ विच बिजनेस ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक, सोशल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? तो रोजगार देना कंपनी का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स. सोशल ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के भले के लिए काम करना. सोसाइटी को रोजगार देना एक सोशल ऑब्जेक्टिव ही बनेगा. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने आपके साथ कुछ सवाल डिस्कस किए. अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना. ऐसे और सेशंस के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब टू एवर स्टडी क्लासेस. इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.